नमस्कार दोस्तों, मैं आज़ाद कुमार। आज से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का बायोलॉजी चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। इस बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर होगा हम लोगों का वो होगा लाइफ प्रोसेस, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो जैव प्रक्रम है ये प्रक्रिया होती क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सारी प्रक्रियाओं का डिस्कशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे लाइफ से संबंधित जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे जीवन को चलाने में सहायक होती हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं का भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और इसमें मोस्टली ह्यूमन से संबंधित आएगा, यानी हमारे बॉडी से संबंधित आएगा। और इसमें हम मोस्टली अपने बॉडी के हिस्से को हम ये समझ पाएंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो आइए हम देखते हैं, अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस होती है ये लाइफ प्रोसेस अर्थात जैव प्रक्रिया जो होती है ये होती क्या है। तो यदि जैव प्रक्रम की यदि हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, इन प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम जो होता है, हमने कहा जीवन को चलाने वाली सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो आखिर में ये जीवन की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये प्रक्रियाएं हैं कौन सी, तो इन प्रक्रियाओं का डिस्कशन करते हैं। तो पहले नंबर पे जो जीवन की जो पहली प्रक्रिया होती है, जिस पहली प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, न्यूट्रिशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिशन। हिंदी में इसको कहते हैं क्या हम लोग, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो दूसरी प्रक्रिया होती है, दूसरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, दूसरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, ठीक है। और ये जो रेस्पायरेशन होता है इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। फिर जो तीसरी प्रक्रिया जो होती है, जिस तीसरी प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, परिसंचरण। परिसंचरण। और जो परिसंचरण होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। और लास्ट और जो अंतिम प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन, या सॉरी हिंदी इसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जन। उत्सर्जन। और हिंदी में इसको कहते हैं क्या, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये चार प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये चार प्रक्रियाएं होती हैं जो जीवन को चलाने में, एक जीव को जीवित रखने में, उनके शरीर की प्रक्रियाओं को मेंटेन रखने के लिए ये चार प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे लाइफ में देखने को मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर ये सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसमें सिंपल तरीके से यदि मैं बात करूं, आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके बारे में, लेकिन सिंपली इसके डिस्कशन यदि हम लोग कर लें तो जो न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन एक जो जीव होता है उस जीव को जीवित रहने के लिए, अपनी शरीर की मरम्मत करने के लिए, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा की पूर्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बारे में तो हमने देखा ही है। ये जो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, रेस्पायरेशन के बगैर किसी भी जीवन का जो जीवन होता है वो संभव नहीं होता है। इसमें हम लोग इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि एक जो जीव होता है उस जीव के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज अर्थात गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस तरीके से होता है, इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसके अंतर्गत जो रेस्पायरेशन होता है अर्थात जो श्वसन होता है, इस श्वसन के अंदर करेंगे। और जो तीसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं परिसंचरण, तो इस परिसंचरण में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम भोजन लेते हैं, जो भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, उनके बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं तो उस भोज्य पदार्थ का हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी एक अंग से दूसरे अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक पदार्थों को कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे जो लास्ट प्रक्रिया होगी, इस लास्ट प्रक्रिया में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो एक्सक्रीशन होता है, शरीर के अंदर जो वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जो नाइट्रोजनस हानिकारक जो पदार्थ बनते हैं, उन पदार्थों को शरीर से किस तरीके से उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, निष्कासित कैसे करते हैं और कौन सा अंग इसमें भाग लेता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चार प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, मोस्टली ये जो चार प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, इन चार प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहली प्रक्रिया हमारी होगी न्यूट्रिशन। तो चलिए देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया होती है, ये न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती क्या है। तो देखते हैं कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है।
हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया कि जो लाइव प्रोसेस होती है, ये लाइव प्रोसेस होती क्या चीज़ है। हमने कहा कि लाइव प्रोसेस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और हमने कहा पिछले क्लास में कि अगली जो हमारी प्रक्रिया होगी, जो न्यूट्रिशन होगी, तो इस न्यूट्रिशन को समझेंगे कि आखिर में न्यूट्रिशन होती क्या चीज़ है। तो बेसिकली यदि न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है, ये न्यूट्रिशन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक जो होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरा जो होता है जिसे नाम देते हैं विषम पोषी पोषण नाम देते हैं। जो स्वपोषी पोषण होता है, अर्थात जो जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ये जो स्वपोषी पोषण होता है ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, जो प्लांट्स होते हैं इस प्लांट के अंतर्गत देखने को मिलता है। प्लांटों में यदि हम लोग बात करते हैं तो जो प्लांट होते हैं इस प्लांट में एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, अर्थात हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं ये पौधे अपने भोजन को बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोफिल एंड सनलाइट की उपस्थिति में होती है। इसमें होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया में होता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट करते क्या है, जो प्लांट होते हैं ये प्लांट करते क्या है, सॉइल से H2O को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ वायुमंडल से जो CO2 होता है इस CO2 को ग्रहण करते हैं, और लेने के बाद इससे करते क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किस तरीके से करते हैं, इनकी यदि प्रक्रिया की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं इस प्लांट की ये जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, जो प्लांट होता है इस प्लांट की जो लीफ होती है, अर्थात जो पत्ती होती है, इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। जो पत्ती होती है इस पत्ती में हमको छोटे छोटे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो होते हैं, इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं स्टोमेटा नाम देते हैं। यदि स्टोमेटा की यदि हम लोग स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा स्टोमेटा, ये रहा स्टोमेटा। इसमें कुछ सहायक कोशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, ये रहा स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो होती है गॉड कोशिकाएं होती हैं, गॉड सेल बोलते हैं इसको, रक्षक कोशिकाएं। और ये जो होती हैं इसको बोलते हैं सहायक कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सहायक कोशिका बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं उस प्लांट की जो लिप में जो स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा करता क्या है कि वायुमंडल से जो CO2 होता है, वायुमंडल से जो CO2 होता है, इस CO2 को अपने अंदर लेता है, और इस CO2 के साथ साथ जो प्लांट होते हैं ये प्लांट रूट के थ्रू ये करते क्या है, H2O को लेते हैं। किसको लेते हैं, H2O को लेते हैं। और ये H2O को लेने के बाद ये करते क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है, ये जल आपस में रिएक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, तो हमने कहा क्लोरोफिल और हमने कहा सनलाइट, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। जब सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है इसका, C6H12 और O6 और प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये इसमें होता क्या कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कि एनिमलों के द्वारा छोड़े जाते हैं वायुमंडल में, और इसका जल का उपयोग करके इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12 जो होता है इसका निर्माण करता है। इसमें ऑक्सीजन जो होती है, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है इस रिएक्शन के दौरान ये क्या होती है, बाहर की तरफ मुक्त होती है, और जो जल होता है जल भी वेपर के रूप में पत्ती से बाहर की तरफ निकलता है। यही प्लांट के द्वारा निकला हुआ यही जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके, जो एनिमल होता है एनिमल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है इस ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये जो वेपर जो है, वेपर के थ्रू जो जल होता है, ये जल क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। रंध्र जो होता है, इस रंध्र के द्वारा ही जो CO2 होता है, ये CO2 क्या होता है, प्लांट में अंदर की तरफ जाता है, और जो O2 होता है, O2 इसी के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है, और इसके द्वारा जो H2 जो इसके द्वारा जो
जो H2O होता है H2O ये भी वेपर के रूप में बाहर निकलता है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो रंध्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं, ये रंध्र भी काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के दौरान जो गैसियस होता है इस गैसियस का एक्सचेंज अर्थात अदला बदली जो होता है पौधों में वो देखने को मिलता है। फिर हमने कहा कि ये तो हमारा रहा क्या बोलते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो कि मोस्टली प्लांटों में हमको देखने को मिलता है। दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है जिस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो हमने कहा कि ये जो न्यूट्रिशन होता है विषमपोषी जो होता है जिसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने कहा कि मोस्टली ये जो एनिमल होते हैं इस एनिमल में देखने को मिलता है। अगर मैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यदि मैं बात करूं तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है जिसको हमने कहा प्राणी संपोषी पोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा जो है मृत जीवी पोषण अर्थात सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और इसके साथ साथ जो तीसरा है तीसरे को हमने कहा परजीवी पोषण अर्थात सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो पहला जो न्यूट्रिशन है हम लोगों का जिसको हमने कहा प्राणी संपोषी न्यूट्रिशन, ये जो होता है इसमें जो जीव होता है संपूर्ण भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं और इनमें जो पाचन होता है शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, जब हम लोग डाइजेशन की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है। तो जब टाइप की बात करेंगे तो हम वहां पे बात करेंगे कि ये जो शरीर के अंदर जो डाइजेशन होता है किस तरीके से होता है। अर्थात हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने अमीबा के बारे में डिस्कशन भी किया है कि अमीबा के अंदर जो पोषण होता है न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। आगे डिस्कशन इसका हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर अगला जो होता है मृत जीवी पोषण कहते हैं, जिसको हमने कहा मृत जीवी अपना भोजन जो होता है मृत जीवों से या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इससे प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कहा कवक हो गए, है ना, कवक हो गए। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ एक जो होता है कवक जो मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो जो सड़ी गली चीजें होती हैं वहीं पे ग्रो करती हैं। तो ये जो होता है मरी हुई सड़े गले हुए जो चीजें होती हैं उस पे ग्रो करता है, उससे अपने भोजन को लेता है। फिर जो तीसरा होता है जिसको हमने नाम दिया परजीवी नाम दिया। हमने कहा परजीवी वो होते हैं जो दूसरे के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर ग्रो करके और उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे जू हो गया, फीता कृमि हो गया, ईटीसी तमाम तरह के जो जंतु होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के बेसिकली टाइप होते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप किस तरीके के होते हैं, कैसा कैसा हमको देखने को मिलता है। फिर अगले क्लासेस में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर में जो न्यूट्रिशन होता है वो मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी है, हमारी एनसीईआरटी ने बेसिकली पूरे मानव के अंदर बाकायदा न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को मेंशन किया है। तो हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में कि जो न्यूट्रिशन होता है मानव में वो किस तरीके से होता है। हमने इसके पहले देखा कि जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन का टाइप क्या है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने बताया कि जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और एक जो होता है जिसको नाम देते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने कहा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो देखने को मिलता है, जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा उसमें एनर्जी का निर्माण होता है। फिर हमने कहा कि जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली कई प्रकार के थे। हमने कहा था कि उसमें सैप्रोफिटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, और हमने कहा कि कुल पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हमको देखने को मिलता है। तो हमने बाकायदा देखा कि जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन के टाइप क्या हैं। यदि अब मैं बात करूंगा कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग जो जीव होते हैं उन जीवों में न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। क्योंकि यदि हम लोग बात करते हैं तो जो हायर डेवलप्ड जो एनिमल होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन होता है कुछ अलग प्रकार का होता है। जो लोअर डेवलप्ड एनिमल होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है कुछ अलग प्रकार का देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, यदि हम एक कोशिकीय जीवों की मैं बात करूं, यदि एक कोशिकीय मैं जीवों की बात करूं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें संपूर्ण अंगों का अभाव होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, जिसमें और भी स्पेशल आर्गन नहीं होते हैं जो किसी विशिष्ट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो उन जीवों के अंदर हम लोग बात करें कि एक कोशिकीय जीवों के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है। तो हमने कहा कि उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा जो यूग्लिना है, सॉरी अमीबा जो होता है, अमीबा में देखने को मिलता है।
यदि अमीबा की मैं बात करूं तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन की जो क्रिया है ना, जो न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो फूड होता है वो फूड हमको क्या बोलते हैं, जो अमीबा होते हैं जो अपना फूड होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इसके साथ साथ जो इनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, यानी जो हार्मफुल जो पदार्थ बनते हैं, उन हार्मफुल पदार्थों को ये करते क्या है कि जो क्या बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है इसके द्वारा एक्सक्रीट भी करते हैं, अर्थात बाहर निकालने का भी काम करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं अमीबा के अंदर देखते हैं तो अमीबा में होता क्या है कि अमीबा में हमको देखने को मिलता है कूटपाद। इसी कूटपाद को हम लोग कहते हैं क्या, इसी कूटपाद को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। हमने बताया कि स्यूडोपोडिया जो होता है वो स्यूडोपोडिया कोई कूटपाद कहते हैं जो अमीबा में देखने को मिलता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बकायदा की जो कूटपाद होते हैं ये कूटपाद होते क्या हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो कूटपाद हैं इसी कूटपाद को हम लोग फॉस्फेट भी कहते हैं, फॉस्फेट भी कहते हैं, है ना, झूठा पैर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कूटपाद होते हैं ये कूटपाद कब कहाँ बनेंगे कब कहाँ बिगड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए इसको फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई भोज्य पार्टिकल जब आके इसकी मेम्ब्रेन से टकराता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक होती है, और इस इलास्टिक होने के कारण जो मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ इनवैजिनेट होती है, अर्थात धंसती है, और धंसने के बाद दोनों साइड से, इनके दोनों साइड से जो कूटपाद होते हैं उस कूटपाद का निर्माण होता है। फिर होता क्या है, जो फूड है अंदर की तरफ धंसते चले जाते हैं, दोनों तरफ से जो कूटपाद है वो घेरते चला जाता है। फिर फाइनली होता क्या कि ये जो फूड है ये फूड पार्टिकल अंदर की तरफ जाता है, और फाइनली अंदर की तरफ जाने के बाद ये जो इसके जो कूटपाद हैं वो साइड से आके चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, और जो फूड होता है एक वैक्यूल्स के रूप में, एक रिक्तिका के रूप में इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिस रिक्तिका को हम लोग कहते हैं क्या, खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इस रिक्तिका को खाद्य रिक्तिका खाद्य रिक्तिका कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से जो अमीबा होता है उस अमीबा में क्या होता है, भोजन का ग्रहण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, जो कूटपाद होते हैं इस कूटपाद के द्वारा हमको देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर जो एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन जो होता है इसी कूटपाद के द्वारा ही हमको देखने को मिलता है। इसमें कूटपाद के द्वारा ये क्या करता है, यहाँ से इसकी जो मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन यहाँ से ब्रस्ट करती है, और ब्रस्ट करने के दौरान जो इसके अंदर जो हार्मफुल वर्ज्य पदार्थ होते हैं उन हार्मफुल वर्ज्य पदार्थों को क्या कर देती है, बाहर की तरफ सीक्रेट कर देती है। तो इस तरीके से जो एक कोशिकीय जो एनिमल होता है, इस एक कोशिकीय एनिमल में जो भोजन का ग्रहण होता है वो देखने को मिलता है, और इसी एक कोशिकीय कोशिका के अंदर ही इनका जो पाचन है, जो न्यूट्रिशन है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इसी के अंदर कंप्लीट होती हैं। तो ये बकायदा हमारे एनसीईआरटी ने अमीबा के अंदर दे रखा कि अमीबा जो होता है फूड को कैसे एक्सेप्ट करता है और उसमें न्यूट्रिशन की क्रिया किस तरीके से होती है। इसके बाद अमीबा के बाद जो सबसे हायर डेवलप तरीके से दिया है वो दिया ह्यूमन के बारे में दिया कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है अमीबा में हमको देखने को इस तरीके की मिलती है।